हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हिस्ट्री के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। इसमें देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। फाहियान चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। अगला इसमें देखिएगा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया। अगला देखिएगा, इसमें समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो ये की है इन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद में। अगला है, इसमें देखिएगा, चंद्रगुप्त ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित करने के बाद में चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला देखिएगा, इसमें गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली तो ये थी राजतंत्रात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक। अगला देखिएगा, इसमें अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अमरकोश के लेखक अमर सिंह तो ये चंद्रगुप्त शासक के दरबार से जुड़े थे। अगला देखिएगा, इसमें गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दीनार। उस समय जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा चलाया जाता था तो उसको कहा जाता था दीनार। अगला देखिएगा, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ तो ये किया था इन्होंने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला देखिएगा, इसमें अगला है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था ये गुप्त काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। अब नेक्स्ट इसमें है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। अगला देखिएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ सदी में। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण तो ये हुआ है चतुर्थ सदी में। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, धन्वंतरी थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से थे जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला है, इसमें देखिएगा, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो अजंता की गुफाओं में देखिएगा, इसमें तो 16, 17 एवं 19 का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, गुप्त संवत 319 तथा 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त को। गुप्त संवत 319 तथा 320 को प्रारंभ करने का श्रेय तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त को। अगला है, इसमें देखिएगा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा,
जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं गांधार। गांधार शैली, तो ये ग्रीक और यूनानी शैलियों का सम्मिश्रण है, तो उस शैलियों को हम कहते हैं गांधार। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, तो नेक्स्ट है इसमें कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, तो ये थी चतुर्थ बौद्ध संगीत। अगला देखिएगा, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, कुषाणों का संबंध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन के यूची जनजाति से। कुषाणों का संबंध, तो ये था चीन के यूची जनजातियों से। अगला है इसमें त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक। नेक्स्ट इसमें है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीकों द्वारा। अगला है इसमें चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कासार्पण। चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को कहा जाता था कासार्पण। अगला है इसमें मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेमेट्रियस। मौर्य उत्तर काल में, तो ये भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना करने वाले थे डेमेट्रियस। अगला देखिएगा इसमें, तो नेक्स्ट है इसमें किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनांडर। अगला है इसमें सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलों एवं चेरों का। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, नेक्स्ट है ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैक्ट्रिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो ये था बैक्ट्रिया। नेक्स्ट देखिएगा इसमें, नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये किया था शकों ने। शको वंश के शासकों ने, तो इन्होंने किया था क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग। अब अगला देखिएगा इसमें, अगला है किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंदोफिरनस। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, तो प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग का। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि, तो ये समकालीन था पुष्यमित्र शुंग का। अब इसमें अगला देखिएगा, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला देखिए इसमें सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन और आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। अगला देखिए इसमें, अगला है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट के बृहद्रथ की राजकीय सेना पर, तो ये जो है आसीन पद पर था सेनापति के। अगला देखिएगा इसमें, अगला है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये थे कनिष्क के। चरक और नागार्जुन, तो ये थे कनिष्क की दरबार के शोभा थे। नेक्स्ट इसमें देखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। अगला है इसमें कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था?
तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। अब इसमें नेक्स्ट है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठन प्रतिष्ठान। अगला है इसमें, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाल। अगला देखिएगा, इसमें अगला है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो ये बनाई गई है कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा तो ये बनाई गई है कुषाण काल में। अगला है इसमें, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था, ये थे चीनी जनरल। अगला है इसमें, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो इसे किया था कुषाणों ने। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। अगला क्वेश्चन इसमें है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन। अगला देखिएगा, इसमें अगला है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ है 58 ईस्वी पूर्व से। अगला है इसमें, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट है इसमें, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया था आंध्र प्रदेश में। अगला देखिएगा, इसमें अगला है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। नेक्स्ट है इसमें, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ तो ये जो है 78 ईस्वी से हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क शासनकाल। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गांधार। अगला देखिएगा, इसमें अगला है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है उनका शिलालेख। अब नेक्स्ट है इसमें, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिस। श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अगला है इसमें, किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था? तो ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में। डायमैक्स और डीमैक्स तो ये आए थे बिंदुसार के शासनकाल में भारत। अगला देखिएगा, इसमें अगला है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला है इसमें, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन तुर्मय ये जो था तो ये राजा था मिस्र का। अगला है इसमें, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है महास्थान बांग्लादेश सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अगला देखिएगा, इसमें अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। नेक्स्ट है इसमें,
अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ये विभाजित है 15 अधिकरणों में। अब नेक्स्ट इसमें है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं शेरे कुना कंधार से। अगला है इसमें, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं सयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी।